घाव और खामोशी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ केसर अपने खेतों की मेड़ों पर टहलते, अपनी जमीन से ऐसे बातें करते जैसे वह उनकी पुरानी सहेली हो। आज भी वही दिनचर्या थी। हवा में हल्की ठंडक थी और गेहूं की बालियां सुनहरी होकर झूम रही थीं। दादाजी, ये देखिए मेरा नया पतंग, राहुल ने दूर से आवाज दी। उसके हाथ में रंग बिरंगी पतंग हवा में लहरा रही थी। केसर मुस्कुराए। राहुल उनका इकलौता सहारा था, उस सूखे पेड़ की आखिरी हरी पत्ती जैसा जिससे वे उम्मीद की सांस लेते थे। शाम को गांव के चौक में, जहां पुरानी बरगद की जड़ें जमीन को जकड़े हुए थे, लोग चाय की चुस्की के साथ दिन दुनिया की बातें करते। आजकल बातें बस एक ही थी, सरहद पर बढ़ती बेचैनी। सुना है उस पार से फिर कुछ हरकत हुई है, एक बुजुर्ग ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। केसर की आंखों में चिंता की एक महीन परत तैर गई। उन्होंने कई जंगें देखी थीं, सरहद का दर्द जानते थे। रात को सोते समय राहुल ने पूछा, दादाजी क्या सच में जंग होगी? केसर ने उसका हाथ अपने बूढ़े हाथों में लिया। बेटा, जंग बुरी चीज है। यह सिर्फ जमीन नहीं, रूहें भी छीन लेती है। अगले कुछ दिनों में नूरपुर की शांत गलियों में फौज की गाड़ियों की आवाजें गूंजने लगीं। गांव के लोग सहमे हुए थे। एक दोपहर जब राहुल स्कूल से लौट रहा था, उसने दूर से धुएं का एक गुबार देखा। वो घर की ओर भागा, उसकी छोटी सांसें फूल रही थीं। दादाजी, कुछ हुआ है? उधर सरहद की तरफ। केसर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई रस्सी छोड़ी। उनकी आंखों में वही पुरानी जानी पहचानी दहशत लौट आई थी। शाम तक गोलीबारी की आवाजें गांव तक पहुंचने लगीं। बच्चों ने खेलना छोड़ दिया था और औरतें घरों में दुबक गई थीं। रात होते ही गांव में एक अफसर आया और घोषणा की, गांव खाली करना होगा। तुरंत केसर की जमीन, उनके पुरखों की विरासत, उनके पसीने की गवाही, सब कुछ पीछे छूट रहा था। राहुल उनके पीछे खड़ा था, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। वे रिफ्यूजी कैंप की ओर बढ़ रहे थे, जहां सैकड़ों लोग अपने घरौंदे छोड़कर आए थे। कैंप में चारों तरफ अफरा तफरी और डर का माहौल था। बच्चे भूख से रो रहे थे, औरतें खामोश बैठी थीं। कई दिन बीत गए। केसर का मन अपने खेतों में अटका था। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने राहुल को उठाया। हमें वापस जाना होगा बेटा। राहुल की आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन दादाजी, वहां खतरा है। खतरा तो यहां भी है बेटा। अपनी जमीन छोड़कर जीना तो मौत से भी बदतर है, केसर ने धीमे से कहा। अगली सुबह अंधेरा छंटने से पहले वे दोनों चुपचाप कैंप से निकल गए। रास्ता खतरनाक था। हर तरफ बारूदी गंध और खामोशी थी। कई बार उन्हें जमीन पर लेटना पड़ता जब दूर से गोलियों की आवाज आती। 3 दिन बाद वे नूरपुर के पास पहुंचे। गांव का नजारा दिल दहला देने वाला था। खेती जल चुकी थी, घर ढह गए थे और बरगद का पेड़ आधा टूट चुका था। केसर की आंखों से आंसू बह निकले, जो कई सालों से सूख चुके थे। राहुल ने उनकी धोती का किनारा कसकर पकड़ लिया। वे अपने घर की तरफ बढ़े, जो अब सिर्फ पत्थरों और मलबे का ढेर था। अंदर एक कोने में मिट्टी के दिए के पास एक टूटी हुई तस्वीर पड़ी थी, केसर और उनकी पत्नी की जवानी के दिनों की। केसर ने तस्वीर उठाई, उसकी धूल झाड़ी और अपने सीने से लगा लिया। सब खत्म हो गया दादाजी। राहुल की आवाज कांप रही थी। केसर ने अपनी आंखें खोली और राहुल की तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान थी, पर एक नई रोशनी भी। नहीं बेटा, मिट्टी कभी नहीं मरती। यह फिर से उठेगी जैसे हम उठेंगे। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे अपने जले हुए खेत की तरफ ले गए। एक छोटे से टीले पर, जहां कभी उनका कुआं था, अब सिर्फ एक गड्ढा बचा था। केसर ने अपनी जेब से मिट्टी का एक छोटा सा थैला निकाला। उसमें कुछ बीज थे, जो उन्होंने जाने से पहले छुपाए थे। उन्होंने एक छोटी सी जगह साफ की और अपने कांपते हाथों से बीजों को बोया। राहुल चुपचाप उन्हें देखता रहा। यह सिर्फ बीज बोना नहीं था, यह उम्मीद बोना था। सूरज डूब रहा था, आसमान सिंदूरी हो चुका था। दूर सरहद पर अब भी खामोशी नहीं थी। कभी कभी गोलियों की आवाज सुनाई दे जाती, लेकिन केसर और राहुल के लिए उस पल में, उन छोटे से बीजों में, एक नई सुबह की उम्मीद छिपी थी। घाव गहरे थे, खामोशी कई कहानियां समेटे हुए थी, पर मिट्टी के सीने में फिर से जान आ रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।